ओके, चलिए कॉस्ट ऑडिट। पहली बात तो ये समझना पड़ेगा सर कि कॉस्ट क्या है। कॉस्ट आप किसे समझते हो? कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग करता है या सर्विस प्रोवाइड करने वाला कोई कंसर्न होता है, उसके लिए कॉस्ट क्या होता है? तो उसके लिए कॉस्ट वो चीज बनती है जो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उसने जो भी मटेरियल बाय किया होगा, है ना, जो भी लेबर इसने यूज किया होगा, और जो भी ओवरहेड्स के एक्सपेंस हुए होंगे, जो मटेरियल उसने यूज किया होगा, जो लेबर उसने यूज किया होगा, और जो भी ओवरहेड्स के एक्सपेंसेस होंगे, है ना, उसकी मॉनेटरी वैल्यू। कॉस्ट इज नथिंग बट द मॉनेटरी वैल्यू। Cost is nothing but monetary value of amount of resources utilized. Amount of resources, कौन कौन से रिसोर्सेज आपने यूज किए, है ना, कौन कौन से रिसोर्सेज यूज किया आपने? आपने मटेरियल यूज किया, आपने लेबर यूज किया, ना जाने आपने कितने और भी चीज यूज की है इसके अंदर। तो उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू होती है, उसको जब हम मनी में कन्वर्ट करते हैं, जब उसको हम क्वांटिफाई करते हैं ना सर, इसे हम बोलते हैं कॉस्ट। इसे हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। और ये एस लिखा है मतलब क्या? सर्विसेज। लेकिन सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं होता। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज में क्या करते हैं? रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। प्रोविजनिंग ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज को प्रोविजन करना, प्रोवाइड करना। तो सर कॉस्ट का मतलब क्या? कॉस्ट का मतलब क्या होगा? प्रोडक्शन करने के लिए जो भी गुड्स बना रहे थे, जो भी आर्टिकल्स बना रहे थे, जो भी कमोडिटी बना रहे थे, जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, उस प्रोवाइड करने के लिए आपने जो भी रिसोर्सेज यूज किए, कोई भी नाम दे दो इस रिसोर्सेज का, मटेरियल दे दो, लेबर दे दो, मशीन दे दो, कुछ भी बोलो आप, उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू होती है, जब उसको हम क्वांटिफाई करते हैं, इसे बोलते हैं कॉस्ट। अब करना क्या है हमको? हमको कॉस्ट का ऑडिट करना है। क्या करना है? कॉस्ट का ऑडिट, यानी कॉस्ट ऑडिट करना है। तो जब ये वर्ड कॉस्ट ऑडिट पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपने जो कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स बनाए होंगे, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसने कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स तो बनाए होंगे ना। वो प्रूव कैसे करेगा? वो प्रूव कैसे किया करेगा कि भाई इतने रिसोर्सेज यूज हुए हमारे? वो साबित कैसे करेगा? कॉस्टिंग रिकॉर्ड से साबित करेगा ना। ये रिकॉर्ड्स ही ये है जो साबित करते हैं कि हमने मटेरियल इतना यूज किया, लेबर इतना यूज किया, ओवरहेड इतने यूज किए। तो आपने जो भी कॉस्ट के रिकॉर्ड्स बनाए हैं वो करेक्ट है कि नहीं, वो वेरीफाई करना। हेलो। और जिसने कॉस्टिंग के रिकॉर्ड्स बनाए होंगे वो थोड़ी वेरीफाई करेगा। तो फिर ऐसा ही हो जाएगा, जो पेपर लिखेगा वही चेक करेगा, तो फुल मार्क्स ही आएंगे। पेपर कोई और लिखेगा सर, चेक कोई और करेगा, मतलब कॉस्टिंग के रिकॉर्ड्स कोई और बनाएगा, है ना, और चेक कोई और करेगा। जैसे ऑडिट में होता था, अकाउंट कोई और लिखेगा, ऑडिट कोई और करेगा। तो सर ये ऑडिट क्यों करना पड़ता है? इसलिए करना पड़ता है कि हमने जो भी कॉस्टिंग के रिकॉर्ड्स बनाए हैं वो करेक्ट है कि नहीं, वो जानने के लिए। यस और नो? आपने जो भी कॉस्ट ढूंढा है सर, आपने जो भी कॉस्ट ढूंढा है वो करेक्ट है कि नहीं? आपने जो भी टोटल कॉस्ट ढूंढा है सर, टोटल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट कैसे मिलता था हमको? याद करो, हम लेते थे पहले फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट से पहले प्राइम कॉस्ट, कॉस्ट शीट, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, याद आया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये आ गया आपका टोटल कॉस्ट। तो आपने जो टीसी ढूंढा है वो करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट है कि नहीं? सर करेक्ट नहीं होगा तो मतलब क्या होगा? तो इसके अंदर कोई गलती होगी भाई, एरर।
तो आपने फ्रॉड किए होगे। सर एरर का मतलब क्या? एरर का मतलब ये होता है कि कोई चीज आपको पता नहीं है कॉस्टिंग में कैसे करने का, कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स आपको पता नहीं है, कॉस्टिंग के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको पता नहीं है, कॉस्टिंग के स्टैंडर्ड्स पता नहीं है आपको। तो अगर ये पता नहीं होगा तो आपसे गलती हो जाएगी। अरे यार तेरी गलती करने से कॉस्ट तो गलत आ गया ना, है ना? कहा तो आपको सब कुछ पता है, आप फ्रॉड कर रहे हो। सर फ्रॉड करने में क्या फायदा होगा सर? अरे फ्रॉड करने में लोग क्या करते हैं पता है? फ्रॉड करने में जानबूझ के कॉस्ट को कम दिखाते हैं सर, या कभी कभी जानबूझ के कॉस्ट को ज्यादा दिखाते हैं। सर इसमें क्या फायदा होगा सर? अरे कॉस्ट को जानबूझ के ज्यादा दिखाने में आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा ना, तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा सर। आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा तो फिर आपको टैक्स कम देना पड़ेगा, डिविडेंड कम देना पड़ेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। हेलो सर, कहना क्या चाहते हो सर? ओपन सी बात है, क्या कहना चाहते हैं सर? कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स आपको चेक करने करेक्टनेस, मतलब टोटल कॉस्ट सही गिना कि नहीं, करेक्ट गिना कि नहीं, एरर्स एंड फ्रॉड्स तो नहीं है। हेलो, इसलिए ऑडिट करते हैं ना। आखिर कोई तो ऐसा बंदा होना चाहिए जो चेक करे, ऐसा कोई तो बंदा होना चाहिए जो ये बात बताए गवर्नमेंट को, शेयर होल्डर को, दुनिया वाले को, कि जो कॉस्टिंग के रिकॉर्ड्स बनाए वो सही बनाए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रूली कैलकुलेटेड और नॉट? अरे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? टोटल कॉस्ट यार। अगेन बात तो यही कह रहे हैं ना घुमा फिरा के। एंड एडहेरेंस टू दी कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान। आपके जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान थे, अलग अलग कंपनी में अलग अलग प्लान होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, तो क्या उसको आप उसको कॉम्प्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे? आपके जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान थे, क्या उसके मुताबिक कॉस्टिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हेलो, जैसे आपने सोचा था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, याद है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तो भाई आपने सोचा था कि इतना स्टैंडर्ड कॉस्ट होना चाहिए, तो एक्चुअल कॉस्ट कितना हुआ? तो ये वेरिएंस क्यों आ रहा है? एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट में डिफरेंस क्यों आ रहा है? एक्चुअल कॉस्ट क्यों ज्यादा हो गया? ऐसा तो क्या हुआ भाई कि एक्चुअल कॉस्ट बढ़ गया? जानना पड़ेगा ना। तो आपके जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान्स थे, क्या उसको आप अपने बनाए थे प्रोडक्शन करने से पहले? आपका जो भी स्टैंडर्ड कॉस्ट था, आपका जो भी एस्टिमेटेड कॉस्ट था, क्या उसके मुताबिक कॉस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेरिएंस कितना आ रहा है? मतलब कॉस्टिंग का पर्पस क्या? कॉस्टिंग का पर्पस सिर्फ कॉस्ट जानना थोड़ी होता है, कॉस्ट को कंट्रोल करना भी तो होता है ना। और कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करोगे जब आपने एस्टिमेट ही नहीं किया होगा? तो कोई आइडियल कॉस्ट तो होना चाहिए ना कि इतना होना चाहिए था, और फिर जब होता है तो कंट्रोल करते हैं। हेलो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कॉस्ट ऑडिट करने से एडवांटेज होते हैं सर। ऑब्जेक्टिव क्या है? एडवांटेज क्या है उसका? तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सर कॉस्ट ऑडिट क्यों करने का? कोई तो रीजन होगा, कोई तो उसका हेतु होगा। ऑब्जेक्ट क्या है सर? उसका पर्पस क्या है? ये पर्पस हो गया सर। हेलो, फिर ये क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ कॉस्ट एम्प्लॉयड और नॉट, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉस्टिंग एम्प्लॉयड और नॉट। ये प्रिंसिपल्स ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स। एक बात मुझे बताओ, हम जब कॉस्ट गिनते हैं किसी भी चीज का, तो उसमें हम कॉस्ट गिनते वक्त कभी भी हम एबनॉर्मल लॉस लेते हैं क्या? हेलो,
नहीं लेते। नहीं लेते हैं ना सर, एबनॉर्मल लॉस थोड़ी लेंगे यार, एबनॉर्मल लॉस लेंगे वो भी कस्टमर पे डाल दोगे, समझ में आया? वो भी कस्टमर पे डाल दोगे, नॉर्मल लॉस भी एबनॉर्मल लॉस भी, है ना? इतना ज्यादा कॉस्ट फिक्स कर दिया कि प्रोडक्ट मार्केट में चला ही नहीं। आपकी जो कॉस्ट होती है ना वो कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए, और कॉम्पिटिटिव कॉस्ट तभी निकल के आती है जब आप कोई नॉर्मल कॉस्ट को कंसिडर करते हो, डायरेक्ट कॉस्ट को कंसिडर करते हो, तो इनडायरेक्ट रिकरिंग नेचर को आप अलग अलग प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। कहने का मतलब यह है कि आपने कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स को एम्प्लॉयड किया कि नहीं, ये देखने का काम है। ठीक है, हेलो, ओके मैडम। देखो फिर क्या है, कॉस्ट ऑफ यूनिट एंड कॉस्ट ऑफ सेंटर, ये क्या होता है सर? कॉस्ट ऑफ यूनिट जानने के लिए या कॉस्ट ऑफ सेंटर जानने के लिए कॉस्ट ऑडिट करते हैं। इन दोनों के लिए हम क्या कराते हैं? कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट का मतलब क्या कि आपने यूनिट का कॉस्ट सही सही जाना कि नहीं जाना, आपने पर्टिकुलर सेंटर का कॉस्ट सही जाना कि नहीं जाना, ये जानने के लिए हम क्या कराते हैं? कॉस्ट ऑडिट कराते हैं। सर ये क्या होता है कॉस्ट ऑडिट, जरा मदद करोगे सर हमारी? ये क्या होता है, जरा एक लफ्ज में बताओ सर। फॉर एग्जाम्पल, कुछ चीजें आपको पर केजी मिलती है, कुछ चीजें आपको पर यूनिट मिलती है, कुछ चीजें आपको पर टन मिलती है ना? जैसे आप मोबाइल बाय करने गए, मोबाइल लेने गए, तो मोबाइल के 1 किलो मिलेगा, 1 किलो का कितना, ऐसा 1 किलो का भाव होता है मोबाइल का? नहीं, मोबाइल कैसे मिलेगा आपको? पर यूनिट। तो एक मोबाइल की कीमत कितनी? कॉस्ट ऑफ अ यूनिट, कॉस्ट ऑफ अ यूनिट। तो जो भी यूनिट की कॉस्ट फिक्स की है सर, वो बराबर है कि नहीं? अगेन वो डिपेंड करता है ना कि टोटल कॉस्ट सही गिना है कि नहीं। अगर टोटल कॉस्ट ही गलत होगा, अगर कॉस्ट को गिनने में ही लोचा मारोगे, तो यूनिट कॉस्ट भी गलत ही आएगा ना। एंड कॉस्ट ऑफ अ सेंटर, कॉस्ट ऑफ अ सेंटर का मतलब क्या? जब भी हम किसी भी चीज का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना सर, तो बहुत सारे प्रोडक्शन प्रोडक्शन सेंटर्स होते हैं, बहुत सारे सर्विस सेंटर होते हैं ना। हेलो, एक बात मुझे बताओ, अगर मैं सिर्फ मोबाइल बनाता हूं, सिर्फ मोबाइल, हाँ, मेरा काम है सिर्फ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करना, तो क्या सिर्फ मोबाइल बनाने के लिए भी सर्विस सेंटर चाहिए कि नहीं चाहिए? कि मोबाइल बनाने के लिए सिर्फ प्रोडक्शन सेंटर्स ही होते हैं? हेलो, होगा ना, सर्विस सेंटर होगा ना, क्योंकि मोबाइल बनाने के लिए फैक्ट्री होगी, एम्प्लॉइज होंगे, तो टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट रखना पड़ेगा ना, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट। हेलो, चेक करने के लिए एम्प्लॉय टाइम पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। क्वालिटी डिपार्टमेंट, मोबाइल बनने के बाद क्वालिटी चेक करो बराबर है कि नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट भी हो सकता है। तो मोबाइल बनाने के लिए आपने सर्विस सेंटर भी तो थे सब, ये सेंटर बोलते हैं उसको। तो इन सब का भी कॉस्ट ढूंढा जाएगा, और फिर इसको यहाँ पर डाला जाएगा मोबाइल की प्राइस में, और फिर हम मार्केट में बेचेंगे। हेलो, अब मान लो मैं दो मोबाइल बनाता हूँ, दो दो मॉडल बनाता हूँ, है ना? मॉडल मोबाइल का Z मॉडल और ये X मॉडल। अभी क्या होगा, ये सर्विस सेंटर का जो भी कॉस्ट होगा वो इन दोनों में बांटना पड़ेगा ना। पहले एक ही प्रोडक्ट था तो एक में जाने वाला था, लेकिन अभी तो 2 प्रोडक्ट है, अभी 5 प्रोडक्ट है, अभी 10 प्रोडक्ट है, तो जो भी सर्विस सेंटर का जो भी कॉस्ट होगा वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर क्या करना पड़ेगा आपको? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन याद है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन।
डन, ये पर्पस है। एंड फिर रिव्यू कॉस्टिंग सिस्टम। सर कॉस्टिंग सिस्टम क्या होती है सर? जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग एक कॉस्टिंग सिस्टम है, एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग कॉस्टिंग सिस्टम है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कॉस्टिंग सिस्टम है। हेलो, तो आप रिव्यू करना चाहते हो यार, रिव्यू करना चाहते हो। पहले आप क्या करते थे, पहले आप ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से करते थे कॉस्टिंग, लेकिन अभी आपने क्या कर दिया, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से आपने एबीसी कॉस्टिंग किया, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो आपने रिव्यू किया और मालूम चला कि ये गलत तरीका था, ये तरीका सही है। हेलो, समझे कि नहीं? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। व्हाट इज ऑप्टिमम, व्हाट इज रिसोर्सेस? रिसोर्सेस का मतलब क्या हो सकता है? ऑप्टिमम मतलब बेस्ट। क्या? ऑप्टिमम मतलब बेस्ट। ऑप्टिमम का मतलब होता है बेस्ट, बेस्ट यूटिलाइजेशन। हमारे पास जो भी रिसोर्सेज होते हैं उसका बेस्ट यूज करते हैं कि नहीं करते सर बताओ? आया ना? हम जब व्हीकल लेके निकलते हैं और क्रॉस रोड पे आते हैं, चौराहे पे आते हैं और वह लगता है कि भाई 1 मिनट का टाइम है, कैसा व्हीकल बंद कर देते हैं, पेट्रोल ना चले इसलिए, है ना? पेट्रोल ना चले इसलिए कैसे, पेड़ की छांव में खड़े रह जाते हो व्हीकल बंद करके, है ना? वैसे ही तो क्या आप अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करते हो कि नहीं? क्योंकि अगर रिसोर्सेज का बेस्ट यूज नहीं करोगे तो फिर आपका कॉस्ट बढ़ ही जाएगा ना, फिर तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा यार। और वो अच्छी बात थोड़ी है, जिन लोगों ने तुझको पैसे दिए हैं, तेरी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, उनको तो नुकसान हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए दूसरा, फेयर प्राइस। फेयर प्राइस, व्हाट इज फेयर प्राइस? फेयर प्राइस कॉस्ट ऑडिट इसलिए कराना चाहिए क्योंकि हम फेयर प्राइस जान सके, या जो प्राइस फिक्स की है वो फेयर है कि नहीं वो मालूम कर सके। फेयर प्राइस का मतलब क्या होता है? रीजनेबल प्राइस। रीजनेबल प्राइस बोलो सर, रीजनेबल प्राइस होनी चाहिए सर। सर व्हाट इज रीजनेबल प्राइस? रीजनेबल प्राइस मतलब ऐसी प्राइस जो दोनों पार्टी एग्री करती हो। प्रोडक्ट बनाने वाले को नुकसान नहीं होना चाहिए और खरीदने वाले को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, दोनों एग्री करने चाहिए ना। विन विन सिचुएशन होनी चाहिए दोनों तरफ। मुझे भी नुकसान नहीं हुआ, मैंने प्रोडक्ट बेचा, खरीदने वाले को भी नुकसान नहीं हुआ, उसको सस्ता मिला। तो रीजनेबल प्राइस का मतलब क्या होता है? जो दोनों पार्टी, बोथ पार्टी उसको एग्री करते, बोथ पार्टी उसको एग्री करते। और दोनों पार्टी कब एग्री करेगा पता है? जब, याद रखना, ये ओवर कॉस्टिंग भी नहीं होना चाहिए, ओवर कॉस्टिंग भी नहीं होना चाहिए एंड अंडर कॉस्टिंग भी नहीं होना चाहिए। एक बात बताओ, ओवर कॉस्टिंग में कौन ना बोल देगा? अगर कॉस्ट ज्यादा गिनी होगी तो कौन ना बोल देगा? कस्टमर। कस्टमर ना बोल देगा यार, जल्दी बोलो यार, क्या करते हो यार, सो गए क्या? अभी आप मेरे पास आए कोचिंग के लिए, मैंने बोल दिया 50,000 का कोचिंग, आप बोलोगे पागल हो गए क्या, ओवर कॉस्टिंग है, ऐसा क्या देते हो आप? ओवर कॉस्टिंग भी नहीं होना चाहिए, अंडर कॉस्टिंग भी नहीं होना चाहिए, मुझे भी नुकसान नहीं होना चाहिए। समझी कि नहीं? एंड ये और एक पॉइंट है, 1, 2 एंड 3।
प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड शेयर होल्डर। चलिए जरा थोड़ा क्लीन कर दूं, मैं इसको लिख सकूं इसलिए मैं क्लीन कर देता हूं सब कुछ। ये थर्ड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड शेयर होल्डर। एक बात मुझे बताओ, अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न अगर कॉस्ट ज्यादा गिनेगी तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा कि कम आएगा? कम आएगा। प्रॉफिट कम आएगा सर। और अगर प्रॉफिट कम आएगा तो टैक्स बढ़ जाएगा क्या? वो भी कम आएगा ना, वो जोखिम। तो क्या गवर्नमेंट को मजा आएगी? बल्ले बल्ले ऐसा होगा? तो मजा आ गई, टैक्स कम आया, ऐसा होगा? नहीं बाबा, थोड़ी ऐसा हुआ। गवर्नमेंट का इंटरेस्ट थोड़ी प्रोटेक्ट किया आपने। और बताओ, कॉस्ट अगर ज्यादा आएगी तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा तो प्रॉफिट अगर कम हो जाएगा तो शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। कम हो जाएगी, तो उनकी बल्ले बल्ले नहीं हो पाएगी ना। शेयर होल्डर बोलेंगे यार तेरी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए यार, ये तूने क्या किया? समझे कि नहीं? हेलो, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने समझा दिया आपको ऑब्जेक्टिव्स बहुत डिटेल में। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑडिट मैनेजमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है तो सुन ओए, टोटल कॉस्ट जान सकते हैं, यहां लिख देना। करेक्ट कॉस्ट जान सकते हैं, यहां लिख देना। एरर्स एंड फ्रॉड फाइंड कर सकते हैं, यहां लिख देना। प्रिंसिपल्स ऑफ कॉस्टिंग फॉलो किए कि नहीं, यहां लिख देना। समझ में आया कि नहीं? ऊपर का नीचे कॉपी कर देना है। आया ना? समझ में आ गया? ये 1.2.3 पॉइंट कौन कौन से लिखने हैं सर? ऊपर 2 3 4 है ना, ये वाले। और ये क्या है सर? ये डिसीजन मेक और बाय, कंटिन्यू और नॉट। याद है हम करते थे मार्जिनल कॉस्टिंग? याद है ना? हाँ हाँ। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हम किया करते थे मेक करे या बाय करे, या हम खुद बनाए, या खुद बनाने की जगह हम बाय कर ले। देखो यार, मैं तो लिक्विड बनाता हूँ, मेरी तो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मैं तो ग्लाइकोडिन बनाता हूँ, मैं तो कफ का सिरप बनाता हूँ। कफ सिरप बनाने के लिए मेरे को बॉटल चाहिए। अब ये बॉटल हमारी कंपनी खुद बनाए या डायरेक्ट मार्केट में से ले ले, कौन सा सस्ता पड़ेगा? जो सस्ता पड़ेगा वो करेंगे। हम अननेसेसरी अपनी कॉस्ट को क्यों बढ़ाए? तो ये डिसीजन ले सकते हैं ना मैनेजमेंट, मेक और बाय करे या कंटिन्यू करे कोई प्रोडक्ट, या उसको हम उसको ना कंटिन्यू करे, स्टॉप कर दे। हाँ या ना? किसी भी प्रोडक्ट को कंटिन्यू करोगे तो ठीक है, लेकिन स्टॉप कर दोगे ना, याद रखना, तो इसके अंदर जो होने वाला फिक्स्ड कॉस्ट रहता है ना, वो देखना पड़ेगा। क्या फिक्स्ड कॉस्ट उसके बंद करने से क्या फिक्स्ड कॉस्ट को हम रोक पाएंगे? वो देखना पड़ेगा। इसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। इंपोर्टेंस टू शेयर होल्डर। शेयर होल्डर ये जान सकते हैं कि मैनेजरियल एफिशिएंसी है कि नहीं। क्या मैनेजमेंट एफिशिएंट है कि नहीं? क्या मैनेजमेंट में वो बात है कि अपना कॉस्ट कम कर सके? हेलो, फिर ये वाला एडवांटेज, ये वाला ये नीचे लिख देना। एंड फिर ये वाला प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर, ये भी नीचे आ जाएगा। समझी कि नहीं समझी?
गवर्नमेंट को क्या एडवांटेज होगा भाई, फेयर प्राइस मिलेगी ना गवर्नमेंट को, ये वाली एडवांटेज देखो, फेयर प्राइस। फिर ये वाला प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट, ये नीचे आ जाएगा। और मैंने समझा इसका मतलब क्या होता है। गवर्नमेंट को तो टैक्स से मतलब है यार, गवर्नमेंट को तेरे प्रोग्रेस के पीछे, तेरे प्रगति के पीछे गवर्नमेंट को टैक्स दिखता है। गवर्नमेंट के पास टैक्स आ जाना चाहिए। प्राइस कंट्रोल कर सकती है ना गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट को पता हो कि तेरा कॉस्ट कितना है तो गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल कर सकती है। लेकिन वो जो कॉस्ट आपने ढूंढा है वो आपने सही ढूंढा है कि नहीं, पहले तो पता होना चाहिए, फिर प्राइस कंट्रोल करेगी। आया ना। एंड स्कैर्स गुड्स जो है, स्कैर्स गुड्स, ऐसे गुड्स जो शॉर्टेज में है ना, उसके बारे में भी गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल कर सकती है। ऐसा नहीं कि स्कैर्स है तो मंथ 5 वो प्राइस ले लो, ऐसा नहीं। तो गवर्नमेंट बीच में आके कस्टमर का जो भी इंटरेस्ट होगा उसका प्रोटेक्शन करेगी, है ना। एंड ये है मिसलेनियस एडवांटेज। मिसलेनियस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में काम आता है कॉस्ट ऑडिट। फेयर प्राइस को फिक्स करने में काम आता है कॉस्ट ऑडिट। एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट को फिक्स करने में काम आता है कॉस्ट ऑडिट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हो गए भाई कंपनी और वर्कर्स के बीच में, है ना। तो कॉस्ट ऑडिट कराया होगा तो कंपनी प्रूव कर सकती है कि हमने जो भी कॉस्ट फाइंड किया है वो फेयर है या रीजनेबल है, हमने कोई ओवर कॉस्टिंग नहीं किया है। ओवर कॉस्टिंग करके प्रॉफिट कम नहीं दिखाया है, प्रॉफिट कम दिखा के आपको वेजेस, सैलरी, बोनस, कमीशन कम नहीं दिया है, जो किया वो सही किया है। आया ना।